पोस्टेड था, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ उस वक्त मैं 1990 में आया, उस वक्त में देखता था कि यहाँ दिल्ली से, पटना से हवाई जहाज उतरती थी, बड़े बड़े नेता आते थे, प्राइम मिनिस्टर आते थे, विदेश मंत्री आते थे, और सब नेता जब इलेक्शन के टाइम होता था उस वक्त आते थे। हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री जी महोदय सब लोग आते थे, और उसमें मेडिकल टीम एक आती है उन लोगों की सुरक्षा देखभाल के लिए। उस मेडिकल टीम में मैं भी रहता था। डॉक्टर की एक टीम आती है ताकि किसी वीआईपी को कोई तकलीफ हो जाए तो हम लोग करें। तो वो एकाएक फिर बंद हो गया, धीरे धीरे ये एक फील्ड के रूप में तब्दील हो गया। मुझे कहीं से मन में कसक थी कि इतना बड़ा हम लोगों का एयरपोर्ट और ये आज एक फील्ड के रूप में तब्दील हो गया, जहाज बंद हो गए। तो वो तकलीफ थी, और उसके मैं प्रयास में मेरे मन में था कि उसको मैं कुछ न कुछ करने का प्रयास करूँगा और करूँगा। गया तो मैं 3 महीने 4 महीने के, जब फर्स्ट सेशन के बाद सेकंड सेशन जब चली, पहला सेशन तो मैं नया था तो बहुत सारी चीज़ें समझने में लगी, देखने में लगी कैसे क्या करना है, तो इसमें छोटी छोटी बातें उठाई। फिर सेकंड सेशन में सभ्या की बात मैंने उठाई, सभ्या की बात संसद में उठाई, तो वहाँ से जवाब भारत सरकार ने उसके बाद जवाब दिया कि ये बिहार सरकार का ये हवाई अड्डा है, बिहार सरकार की संपत्ति है, बिहार सरकार से संपर्क करें। मैं अपने परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके संबंध में मुलाकात की, वो लेटर दिखाया तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये बिहार सरकार की संपत्ति नहीं है, ये भारत सरकार की संपत्ति है। केंद्र भारत सरकार ने ये गलत जवाब दिया। सीधे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये गलत जवाब है। फिर वहाँ मुख्यमंत्री जी ने पेपर ढूंढवाना शुरू किया, लेकिन वो पेपर नहीं उपलब्ध था, पटना में पेपर नहीं मिला। फिर मैंने दोबारा वहाँ से क्वेश्चन किया संसद में कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ये भारत सरकार की संपत्ति है, इसलिए भारत सरकार इसको देखे। पुनः जवाब मिला भारत सरकार से कि नहीं, ये बिहार सरकार की संपत्ति है। अंत में फिर मैं मजबूर होकर अपना आरटीआई के तहत सरकार से सवाल पूछना शुरू किया। एक आरटीआई लगाया तो आप जानते हैं कि 1 महीने का समय होता है, कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसके बाद दूसरी आरटीआई लगाया, वो भी 1 महीना गुजरने के बाद कोई जवाब नहीं मिला। अंत में मुझे अपील में जाना पड़ा। अपील में जब गया तब सरकार उसको ढूंढना शुरू की, मजबूर होकर सरकार ढूंढना शुरू की। चूंकि अपील में सरकार को फाइन देना पड़ता है, कोई दोषी हो नहीं करे तो, या कोई भी पदाधिकारी हो रिपोर्ट नहीं दे तो उसमें उसको दंड उसको मिलता है उस लापरवाही के लिए। तो सरकार उसको खोजना शुरू की। खोजते खोजते इन्होंने पटना बिहार में खोजा, पटना में खोजा, रक्षा मंत्रालय में खोजा, कहीं नहीं मिला। फिर ये लोग, चूंकि ये एयरपोर्ट 1868 में बना था जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उस वक्त हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों ने ही ये एयरपोर्ट बनवाया था द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। तो उस वक्त उनकी राजधानी कलकत्ता में थी, दिल्ली में। तो वो कलकत्ता में फिर सरकार ने उसको तलाशना शुरू किया। कलकत्ता में जाकर कुछ पेपर मिला, वो पेपर लेके फिर सरकार ने हमें जवाब दिया कि हाँ, ये रक्षा मंत्रालय की संपत्ति है, भारत सरकार की संपत्ति। जब ये इतना करने में हमें 1.5 साल का समय लग गया। 1.5 साल में ये पता चला कि ये भारत सरकार की संपत्ति है, रक्षा मंत्रालय की संपत्ति है। इसका न पेपर अपने गोपालगंज में था, न इसका पेपर छपरा में था, न इसका पेपर पटना में था, न इसका पेपर दिल्ली में था। कलकत्ता में मिला, तब ये स्पष्ट हुआ कि ये रक्षा मंत्रालय की संपत्ति है। फिर मैंने रक्षा मंत्रालय से सवाल किया, क्वेश्चन किया और मंत्री से मिला, जिसको मैं आपको बताऊं कि एक दरवाजा मैंने खटखटाया है इसके लिए, एयरपोर्ट के लिए। वहाँ जिसको कहते हैं कि पिलर टू पोस्ट मैंने गया, एक पदाधिकारी, छोटे पदाधिकारी से लेकर बड़े पदाधिकारी तक, मंत्री तक, और संसद का सहारा लिया। फिर उसमें ये उड़ान योजना में शामिल कराया। उसको उड़ान योजना है एक केंद्र सरकार की, जिसको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम बोलते हैं, क्षेत्रीय संपर्क योजना। उसमें सरकार की ये स्कीम है कि जहाँ जहाँ जितने पुराने एयरपोर्ट हैं फर्स्ट फेज में जो ख़त्म हो गए हैं उनको चालू करना।
लेकिन कहीं कोई खोज नहीं करता है या खोज करता है, सरकार भी बहुत उसके लिए इच्छुक नहीं है, पता नहीं क्यों। लेकिन इसमें चूंकि मैं लगा तो गोपालगंज एक पहला है बिहार में जो एयरपोर्ट गोपालगंज मिला, और पूरे बिहार में गोपालगंज मिला। इसके पहले आप सुने होंगे दरभंगा एयरपोर्ट 2021 में चालू हुआ, तो वो दरभंगा एयरपोर्ट 2001 में कीर्ति आजाद जो क्रिकेटर थे और उस वक्त वो कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने 2001 में सवाल उठाया था। उस वक्त उसको योजना में केंद्र सरकार ने लिया और वो 20 साल बाद 2021 में चालू हुआ। आप सभी जानते हैं, इसमें कोई कहीं बात नहीं है। 20 साल में एक एयरपोर्ट वो चालू हुआ, और आप सभी के आशीर्वाद से इसको मैंने 1.5 साल, और अभी इसके बाद से जब बाकी आगे की प्रक्रिया बढ़ी तो हम लोगों के करीब 4.5 साल में 2 साल तो कोरोना निकल गया, 2.5 साल में मैं इसको उड़ान योजना में सम्मिलित करा दूँ। इसीलिए मैंने कहा कि एक एक दरवाजा इसके लिए मैंने खटखटाया है, तब ये इस उड़ान योजना में शामिल हुआ। इस उड़ान योजना में शामिल होने के बाद एयरलाइंस इसमें बिडिंग करती है, क्योंकि पहले अभी तो सारी चीज़ें प्राइवेट में दे दी गई है। पहले एयरलाइंस सरकार की थी, सरकार की एयरलाइंस थी, तो उसमें व्यवस्था थी कि जैसे उड़ान योजना में शामिल होगी वो उसमें काम केंद्र सरकार शुरू कर देती है लगा। लेकिन अब चूंकि प्राइवेट है तो प्राइवेट को पहले लोग बिडिंग निकालता है, मतलब एक तरह का टेंडर निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं। उस बिडिंग में जितनी एयरलाइंस हैं वो बिडिंग डालती है। क्योंकि कोई सरकारी एयरलाइन सब नहीं बची है, सरकारी एयरलाइंस बचती तो मैं उसमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का सहारा लेके, केंद्र सरकार का सहारा लेके मैं उस पर दबाव डाल के बिडिंग करवा के जल्दी शुरू करा दिया रहता। लेकिन अब चूंकि प्राइवेट एयरलाइंस है इसलिए वो फिर बिडिंग डालेंगे। 3 बार इसका बिडिंग हुआ, मैं आपको बताऊं 3 बार इसका बिडिंग हो चुका है। और एयरलाइंस वाले आते थे, देखते थे कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कहीं एयरपोर्ट जैसा कोई चीज़, एक छोटा सा फील्ड दिखता था, इसलिए कभी उन्होंने बिडिंग नहीं किया, डाला ही नहीं बिडिंग। तो इसीलिए मैं अब उसके बाद ये सोचा कि इसको दिखना चाहिए एयरपोर्ट कैसे है, तो उसके लिए बाउंड्री के लिए डिमांड किया मैं भारत सरकार से, केंद्र सरकार से कि उसकी बाउंड्री की जाए। और अतिक्रमण की बात है तो 478 एकड़ है, उसमें करीब 336.88 एकड़ अतिक्रमण के रूप में रक्षा मंत्रालय ने उसको चिन्हित किया। उसमें कुछ खेत है और कुछ लोगों का मकान है। तो हुआ उसमें 3 बार 4 बार आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्रालय की टीम यहाँ आई होगी, दिल्ली की भी टीम आई होगी, 2 बार मैं भी आया था। क्योंकि इसकी पूरी नक्शा कलकत्ता से मंगवाई गई, नक्शा यहाँ नहीं था, उस नक्शे से देखा गया तो 478 एकड़ जमीन मिला उस नक्शे के हिसाब से। हालांकि ये करीब 600 एकड़ है। ये सड़क के उस पार भी है, सड़क के इस पार भी है, 600 एकड़ लगभग है। लेकिन पेपर नहीं मिल रहे हैं, अभी तक जो पेपर मिला है वो 478 एकड़ का मिला। 478 एकड़ में अभी तो बहुत अतिक्रमण है। तो इसका सर्वे हुआ, देखा गया, चारों तरफ मैंने स्टडी किया गया, तो ये हुआ कि 280 एकड़ में हो सकता है, जिसमें अतिक्रमण हटाने की, वैसे किसी के उजाड़ने की बात नहीं है। केवल खेत है तो खेत वाले लोग तो खेत छोड़ देंगे आसानी से, उनसे प्रयास किया गया, वो लोग कहीं ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो सब देख के 280 एकड़ हम लोगों को फ्री मिल जा रहा है। इसलिए मैंने प्रयास किया और सुझाव दिया प्रशासन को, और रक्षा मंत्रालय से जो पटना से टीम आई थी, 280 एकड़ अच्छा खासा जमीन है हम लोगों का। पटना एयरपोर्ट 280 एकड़ नहीं, वो लगभग 200 एकड़ में ही है पटना एयरपोर्ट। उस हिसाब से हम लोग तो 280 एकड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि अब 280 एकड़ को ही चिन्हित करके इसका सीमांकन कीजिए, बाउंड्री कराइए। बाउंड्री के लिए मैंने सवाल उठाया तो केंद्र सरकार का जवाब मिला कि अभी फाइनेंस की कमी है, फंड मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास पैसे, हम लोगों को भी तो 5 साल में मात्र 2.5 साल का पैसा मिला, और 2.5 साल कोरोना के चलते कोरोना केयर फंड में चला गया। सरकार, भारत सरकार ले ली कोरोना केयर फंड में। इतना ही नहीं, हम लोगों के तनख्वाह से भी 2.5 साल अपने तनख्वाह से 30% हम लोगों को कटा। सारे एमपी लोग
तो उस लिहाज से भी हम लोग और भी विकास का कार्य नहीं कर पाए पैसे के अभाव में। लेकिन इसमें मैं बोला कि पैसा बचा हुआ था, 30 लाख मैं प्रपोजल दिया सरकार को, 30 लाख मैं अपने मत से दे रहा हूँ, आप इसको बाउंड्री कराइए। लेकिन बाउंड्री में करोड़ों रुपए का खर्च है, तो उसकी फाइल चल रही है पक्का बाउंड्री करने के लिए। तब तक मैं सोचा कि फिलरिंग कर दिया जाए ताकि ये एरिया दिखने लगे, एयरलाइंस आवे तो देखे कि हाँ इतना इसका एरिया है, तो वो बिडिंग कर दे। इसीलिए बाउंड्री के रूप में पिलर अभी हम लोग गाड़ रहे हैं। इसमें करीब करीब 700 पिलर गड़ेंगे और ये टोटल एरिया 280 एकड़ चिन्हित की गई है। जब ये हो जाता है फिर मैं वहाँ एयरलाइन से भी बात की है, 2 एयरलाइन से, वो एक भी उसमें उसके बाद बिडिंग होगी, एक भी एयरलाइंस बिडिंग कर देती है, उसके बाद सरकार इसमें काम लगाना शुरू कर देगी। यही अंतिम प्रक्रिया में हम लोग हैं। और आप ये यकीन मानिए मात्र 2.5 साल में हम यहाँ पहुँच गए। आपको उदाहरण दिया कि दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 20 साल लगा था। आप समझ इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ उसकी पूरी जानकारी नहीं। एक ही लाइन में मैं कहा कि एक एक दरवाज़ा मैंने खटखटाया है। तो अब यही अंतिम प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद बिडिंग होगा। बिडिंग जैसे होगा इसमें काम लगना शुरू हो जाएगा। और पक्का बाउंड्री के लिए भी फाइल मैंने दौड़ा दी है। फाइल केंद्र सरकार के पास है, रक्षा मंत्रालय में। वो लोग उसका एस्टिमेट बना के छपरा से जो दानापुर में रक्षा मंत्रालय का एक छावनी है, हाँ वहाँ ऑफिस है, वहाँ से वो लोग एस्टिमेट मांग लिया है। वो एस्टिमेट यहाँ से जा चुका है। क्योंकि उसका सैंक्शन होगा तो पक्के बाउंड्री के लिए पैसा सैंक्शन होगा, फिर वो आएगा तो पक्का बाउंड्री भी होगा। यही अभी की अद्यतन स्थिति है इसकी। और मैं सबसे ज़्यादा बात कहूँ जो हमारे यहाँ के हमारे लोग चिंतित हैं कि हमको उजाड़ा जाएगा। तो पहली बात तो चूँकि इसलिए ये 280 एकड़ हम लोग चिन्हित किए कि किसी को उजाड़ना नहीं पड़े। और सेकेंड फेज में बातें आएंगी तो आगे भविष्य की बातें हैं। पहले एयरलाइन शुरू हो जाएंगे, जब सरकार उसको बढ़ाना चाहेगी उस वक्त अतिक्रमण खाली कराने की बात आ सकती है, लेकिन तत्काल ऐसी बात नहीं। और उसमें भी ये निश्चित है, मैं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि जितने हमारे यहाँ गरीब और भूमिहीन लोग बसे हुए हैं, जिनका कहीं कोई ज़मीन नहीं है, कोई भूमि नहीं है, कोई मकान नहीं है, उनके लिए जिला प्रशासन को मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से लिखित में आदेश दिलवाएं कि ये लोग वैकल्पिक व्यवस्था करें। उसके लिए ये लोग ज़मीन ढूंढ रहे हैं और उनको वैकल्पिक व्यवस्था करके उनको वहाँ तभी यहाँ से हम लोग हटाएंगे। वो जो सेकंड फेज की बात है। और बाकी रहे अतिक्रमण और जो पक्का है, तो मैं कुछ वैसे लोग भी हैं जो गांव में भी घर है, गांव में भी ज़मीन है, यहाँ भी दुकान है, मकान है, तो मैं करबद्ध प्रार्थना करूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा कि उस तरह की जब नौबत है तो हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। इसलिए कि हमारे गोपालगंज जिले का ही इससे विकास होगा। और इसका विकास इस रूप में होगा कि अभी बहुत सारे लोग हम लोगों को ये कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि गोपालगंज का कितना विकास होगा एक एयरलाइंस आ जाने से। और रही बात कि हमारे एक आदरणीय ने कहा बादाम बेचने की, एयरपोर्ट जहाँ खुलता है वहाँ बादाम नहीं बिकता है। इसलिए हाँ अगर कोई कह दिया किसी रूप में तो उसको अन्यथा नहीं लेंगे। वक्ता है कोई कह दिए, वहाँ अच्छी अच्छी दुकानें खुलती हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खुलती हैं, तरह तरह की चीज़ें बिकती हैं। इसलिए यहाँ हजारों की लाखों की संख्या में रोजगार का सृजन होगा चारों तरफ। तो इससे हम ही सब आप सब लाभान्वित होंगे, कहीं बाहर के लोग आके तो करेंगे नहीं। इसलिए ये दिमाग में रखना है कि यहाँ बहुत ज़्यादा विकास होगा एयरपोर्ट बन जाने से। इसलिए हम लोगों को किसी तरह का संशय नहीं रहना चाहिए कि कभी कभी होता है कि कुछ पाने के लिए थोड़ा कुछ खोना पड़ता है। तो अगर कुछ हम लोग खोने का यहाँ है क्या खोने के लिए, वही अतिक्रमण है। भविष्य में कहीं थोड़ा बहुत नौबत आएगी तो हो सकता है, लेकिन अभी तत्काल तो वैसा अभी कुछ नहीं। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए कि एक बहुत बड़ी चीज़ आ रही है। और पूरे बिहार में ये गोपालगंज ऐसा जिला है, गोपालगंज एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहाँ ये मिला है। मैं आपको बताऊं कि गोपालगंज को पूरे बिहार में क्या क्या नई चीज़ें, वयोश्री योजना गोपालगंज को केवल मिली पूरे बिहार में।
दिव्यांग कैंप जो कराया मैंने पूरे गोपालगंज, पूरे बिहार में गोपालगंज को एक मिला। 40 सांसद है, मैं 40 सांसद की बात कर रहा हूँ, उसमें कहीं किसी को नहीं मिला। अनेक पता नहीं किसी ने प्रयास किया कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। उसी तरह मेडिकल कॉलेज हम लोगों को यहाँ मिला। मेडिकल कॉलेज भी आप सब जानते ही हैं, चुनाव में चिन्हित हो चुका है, उसका पैसा भी अलॉट हो चुका है, टेंडर भी हो चुका है और उसके आगे की बात होनी है। 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल यहाँ मैंने स्वीकृत कराया है, उसका भी प्रस्ताव जा चुका है, पैसा वहाँ अलॉट हो चुका है, जगह चिन्हित हो चुका है। त्रिवेणवा में आयुष हॉस्पिटल है, 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल में है कि 5 पैथी के डॉक्टर रहते हैं उसमें, एक होम्योपैथ के, एक आयुर्वेद के, एक यूनानी के, एक सिद्ध के और एक योग। ये 5 पैथ के डॉक्टर होंगे, जिनको जिसमें इच्छा होगी जाके वहाँ इलाज कराएंगे। हम लोगों का सदर अस्पताल तो है ही, जो पहले से एलोपैथ के लिए चल रहा है। सदर अस्पताल भी अब पता हो कि मात्र 100 बेड का था, जिसको कि मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके आग्रह करके इसको 500 बेड को स्वीकृत कराया और आप देखे होंगे कि उसको